आपका स्वागत करता हूं। और आप लोग 10th का पेपर देने जा रहे हो सामाजिक विज्ञान का, ठीक है। तो ये जो सेट है यहाँ पे 825 FD, ठीक है। और ये सन 2023 का बोर्ड का पेपर है, लेकिन ये आपको 2025 एग्जाम के थ्रू बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे इसके बच्चों, ठीक है। तो इसके जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है, तो मैं उनको सबको करा रहा हूँ और आप लोग अच्छे से समझिएगा और अच्छे से पेपर में करके आइएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये पेपर वायरल हो चुका है एक प्रकार से। ये समझ लो कि आपके इसमें से प्रश्न, बहुत सारे प्रश्न फंसने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम सभी प्रश्नों को बारीकी से समझ लेते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, खंड आ में। यहाँ पे दिया गया है खंड आ में बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। तो इनको हम आज कैसे करेंगे, देखो समझिए ध्यान से। यहाँ पे कह रहा है आपसे निरकुंसवादी तात्पर्य है। निरकुंसवाद का क्या तात्पर्य है? बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। निरकुंसवादी का तात्पर्य किससे है? तो ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता, ठीक है। जिसमें ऐसी, यहाँ पे दूसरा ऑप्शन सही है, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सत्ता पर किसी का अंकुश नहीं होता, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें पहला दूसरा वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अच्छे से देखिएगा प्रश्न को, ठीक है। अगला नेक्स्ट प्रश्न है, उदारवाद से क्या तात्पर्य है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उदारवाद, ठीक है। उदारवाद से क्या तात्पर्य है? तो बच्चों, निजी संपत्ति का अभाव, राज्य द्वारा आर्थिक गतिविधियों पर पाबंदी, या व्यक्तियों को स्वतंत्र तथा कानून के समक्ष समानता, या कुछ लोगों के हाथ में शासन की शक्ति, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे व्यक्ति को स्वतंत्रता तथा कानून के समक्ष समानता, ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट प्रश्न, यहाँ पे प्रश्न नंबर 3 दिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई? ठीक है, तो सबको पता होगा ये क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन है, हर किसी को पता होगा। जलियांवाला बाग कांड में गोलियां किसने चलवाई थी? जनरल डायर ने, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन नहीं, किसका कौन सा सही हो जाएगा यहाँ पे? जनरल डायर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पे चौथा। यहाँ पे दिया गया है, जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? जर्मनी के एकीकरण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? बेटा, यहाँ पे जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था, ठीक है, तो यहाँ पे जो था बिस्मार्क, कौन था? बिस्मार्क। तो इसके बिस्मार्क की, ठीक है, एक उसमें भूमिका में क्या हुआ था? यहाँ पे जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल सी करेक्ट हो जाएगा, बिस्मार्क। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 5। यहाँ पे दिया गया, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? हर बच्चे को पता होना चाहिए चौरी चौरा कांड कब हुआ था, ठीक है। तो जलियांवाला कांड और चौरी चौरा कांड, ये 2-3 कांड हैं ऐसे, तो इनको अच्छे से याद कर लो बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 1920 या 1919, 1922 या फिर 1929, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1922, ठीक है, 1922, ठीक है, चौरी चौरा कांड। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं यहाँ पे, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है। विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा क्या कहलाता है? सामुदायिक सरकार या फिर गठबंधन सरकार, संघीय सरकार? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, संघीय सरकार। अगला प्रश्न है, हिंदी किस प्रकार की भाषा है बच्चों? हिंदी देखो बच्चों, राज्य भाषा है, ठीक है, और राष्ट्रभाषा है नहीं। राष्ट्रभाषा अगर ऑप्शन होता तो लगाते, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर है राजभाषा। अल्पसंख्यकों की भाषा नहीं है, क्षेत्रीय भाषा नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा, ए राजभाषा, ठीक है। सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, इन क्वेश्चनों को जरूर देख के जाइएगा जब भी आप परीक्षा में जा रहे हैं, और यहीं से आपको प्रश्न मिलेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, संविधान के माध्यम से महिलाओं को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया गया है किसके स्थान? देखो, स्थानीय निकायों द्वारा, लोकसभा में, या फिर राज्यसभा में, या प्रांतीय विधायकों में, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा? पहला ही सही हो जाएगा, स्थानीय निकायों द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई। नेपाल में राजतंत्र की समाप्ति हुई थी, कब हुई थी? यहाँ पे 2008 में, है ना। तो 1990 में नहीं, 14 में भी नहीं, 15 में नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, सही है, 2008। 10वां प्रश्न है यहाँ पे, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? ठीक है, 7 ही, लेकिन 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, केंद्र शासित प्रदेश 8, ठीक है। अब यहाँ पे प्रश्न है, हरा सोना निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? हरा सोना,
तो हरा सोना बच्चों किसको कहा जाता है? प्राकृतिक वनस्पति को। याद रखना बेटा, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। अगला है, जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल के रूप में उपलब्ध है? जलमंडल का कितना प्रतिशत भाग समुद्री जल में स्थित है? तो यह ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा, 97.5। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, रबी की फसलों को बोने का समय कौन सा है? तो ये अक्टूबर और दिसंबर का होता है। ठीक है, कौन सा होता है? अक्टूबर और दिसंबर का। ठीक है, तो इसमें 13वें में ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, करेक्ट। ठीक है, अगला प्रश्न है, बहुत अच्छे बच्चे, मतलब ये प्रश्न जो हैं बहुत अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, और कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? देखो यहाँ पे एल्यूमिनियम नहीं करता है, सीमेंट, पटसन, चीनी। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जो सीमेंट है, सीमेंट का कौन सा उद्योग चूना पत्थर को करता है? तो सीमेंट ही करता है ना, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला है 15वां प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा आधारभूत उद्योग है? आधारभूत उद्योग। ठीक है, आधारभूत उद्योग कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, लौह इस्पात उद्योग। ठीक है, लौह इस्पात उद्योग। इनको रट के जाइएगा बेटा, अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? यहाँ पे देखिए, सूचना अधिकार, ये वाला सूचना अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है, तो कब पारित हुआ था जे? अक्टूबर 2005 में, या फिर मार्च 2005 में, ठीक है, या फिर जनवरी 2006 में, या फरवरी 2005 में। तो ये पहला ही वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, अक्टूबर 2005 में सूचना का अधिकार अधिनियम पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी? भारत में आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत कब हुई थी बच्चों? ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा पहला वाला है ना, 1991 में, वर्ष 1991 में। अगला प्रश्न है 18वां, विकास का महत्वपूर्ण घटक क्या है? विकास का महत्वपूर्ण घटक, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है विकास का महत्वपूर्ण घटक। ठीक है, तो आय हो जाएगा, या औसत आय, उच्च विकास, या फिर राष्ट्रीय विकास। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा आपका औसत आय। औसत आय, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में प्रश्न नंबर 19 यहाँ दिया गया है, जब एक देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पे व्यापार किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? ठीक है, तो क्या कहते हैं उसको? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, या फिर आंतरिक व्यापार, या बाहरी व्यापार, स्थानीय व्यापार। तो ये देखो, एक देश से जब दूसरे देश में जाएगा, या एक स्थान से दूसरे स्थान में जाएगा, तो उसे कहते हैं बच्चों स्थानीय व्यापार। बहुविकल्पीय जो ओमार शीट आता है उसका लास्ट प्रश्न है बच्चों, शिशु मृत्यु अनुपात निकाला जाता है तो 1000, इसको भूल मत जाना, 1000 जीवित बच्चों पर। ठीक है, 1000 जीवित बच्चों पर। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे प्रश्न थे, मैंने ये आपके लिए करा दिए। बाकी के और भी क्वेश्चन बताता हूँ, थोड़े बड़े बड़े क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी सभी बच्चे अच्छे से रिवाइज करके जाइएगा। देखिए बच्चों, अब ये हैं आपको खंड बा में मिलेंगे, जहाँ से आप कॉपी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वहाँ से आपका लगभग 80 शब्दों में दीजिएगा इनका उत्तर। ठीक है, आपको 4 नंबर में एक प्रश्न दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पहला प्रश्न है, यूरोप में राष्ट्रवाद का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, उसके साथ में एक नीचे में अथवा में दिया जाएगा, असहयोग आंदोलन का कारण तथा उसके प्रभावों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप इस वाले क्वेश्चन को राइट कर लीजिएगा और इसे अवश्य पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गरीबों और बेरोजगार की बढ़ती जनसंख्या लोकतंत्र की सफलता में बाधक है, स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्र एवं उत्तरदायी एवं वैध शासन व्यवस्था है, स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ये दोनों प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं, दोनों को आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं प्रश्न नंबर 3, विदेशी व्यापार से आप क्या समझते हो? भारत के विदेशी व्यापारी किन्हीं 2 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अगर बच्चों आपको इसका सलूशन चाहिए और इसको आंसर चाहिए तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, इनका मैं आंसर अवश्य दूंगा। ठीक है, उसके बाद में है, यदि किसानों की सिंचाई और विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है तो रोजगार और आय में वृद्धि कैसे हो सकती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़िएगा, अच्छे से रिवाइज करिएगा। यदि इनका आंसर चाहिएगा तो मैं उसको अच्छे से करा दूंगा आपको। ठीक है, और बता दूंगा आपको कैसे कैसे लिखा जाएगा, तो मुझे कमेंट के माध्यम से बच्चों कमेंट जरूर करिए था। ठीक है, तब मैं आपके लिए इसको करा दूंगा बेटा। यहाँ पे अगला प्रश्न है, वनों के से हानि क्या है? वनों, जो वन होते हैं उनसे हमें क्या क्या हानि हो सकती है ना? वनों की हानियों से होने वाले किन 3 प्रभावों को बताओ, यानी कि जब वनों से हमें क्या क्या हानि हो सकती है, उनसे क्या प्रभाव पड़ता है, उनको बताइएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वाला जो भूमि संसाधन से क्या तात्पर्य है, भूमि संसाधन के कोई 3 महत्व बताइए। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है बच्चों, अच्छे से इसको पढ़ के जाइएगा। उसके बाद में यहाँ पे दिया है प्रश्न, प्रथम विश्व युद्ध
के बाद होने वाली आर्थिक महामंदी के कारणों की समीक्षा कीजिए। देखो बच्चों, एक युद्ध आपका अवश्य आएगा, है ना। सामाजिक विज्ञान का पेपर में एक युद्ध अवश्य आएगा, ठीक है। मैं ये नहीं कह सकता प्रथम विश्व युद्ध आएगा, ठीक है, द्वितीय भी, तृतीय भी, और भी आ सकता है। तो आप इनको अच्छे से पढ़ के जाइएगा और ये आपका पूरे 6 नंबर में मिलेगा बेटा, ठीक है। अगला प्रश्न है संघवाद, ठीक है, संघवाद, और ये इंपोर्टेंट है, नारीवाद का अभिप्राय, ठीक है। ये हो सकता है इसको 2025 में आपको निश्चित मिलेगा। इस प्रश्न को अच्छे से देख के जाइएगा, 2025 में ये नारीवाद का क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, ठीक है। उसके बाद में दिया है यहाँ पे प्रश्न देखिएगा, बहुराष्ट्रीय कंपनी विभिन्न देशों के उत्पाद प्रक्रिया को एक दूसरे से जोड़ती हैं, इस कथन की स्पष्ट कीजिए, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है बेटा, इसको पढ़ के जाना। जितने भी प्रश्न बता रहा हूँ इन्हीं को कर लो और यहीं से आपका पेपर पूरा फंस जाएगा बेटा, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है उपभोक्ता के किन्हीं तीन अधिकारों का वर्णन कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनको पढ़िएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है भूमि किस प्रकार के अत्यधिक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है, इसके महत्वपूर्ण तथ्यों का वर्णन कीजिए, ठीक है। उसके बाद में जैव विविधता, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है, जैव विविधता यानी कि भिन्नता, ठीक है, बहुत कई बार पूछा जा चुका है ये प्रश्न, ठीक है, 6 नंबर में आया है पूरा, ठीक है। तो इसको आप 2025 में भी आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ठीक है, हो सकता है आपको ये मिल जाए। उसके बाद में आपको प्रश्न मिलेगा मानचित्र, और ये आपको 10 नंबर में मिलेंगे, ठीक है। 5 नंबर का लिखना होगा, 5 नंबर नक्शा में दर्शाना होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों मैंने आपको ये सन 2025 के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे उनको बताया। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे से इस पेपर को करके आएंगे, ठीक है। और मेरे बेटा अगर कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताइएगा, ठीक है। और यदि आपको यहाँ पे जो बड़े प्रश्न हैं यदि आपको सॉल्व कराना है तो उनका भी मैं नोट्स दे दूँगा, ठीक है, और सोल्यूशन बताऊँगा उसका अवश्य, ठीक है। तो अगर आपको चाहिएगा तो मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा बाकी का, ठीक है। आप अपने हिसाब से पेपर अच्छा सा करके आइएगा, ठीक है। थैंक यू।